ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 64वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम आन्निक हम देख रहे हैं और इसमें हमने पिछली कक्षा में 9वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम पृष्ठ संख्या 108 पर 9वें सूत्र में यहाँ समवायिन श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेत्य बुद्धिस्ते, यहाँ एते शब्द और होना चाहिए। हाँ, यह सूत्र में छूट गया है। श्वेते बुद्धि ते एते कार्य कारण भूते। व्याख्या में भी इन्होंने कोष्ठक में लिखा है, अन्य पाठों में मिलता है। एते जोड़ लीजिए वहां, ठीक है। और हाँ, आचार्य जी, सूत्र संख्या 5 और सूत्र संख्या 9 स्पष्ट नहीं है, दृष्टांत के साथ अगर समझा दें। देखिए सूत्र संख्या 5, सूत्र कहता है सामान्य विशेषेषु, सामान्य में और विशेष में। सामान्य विशेषाभावात्, सामान्य और विशेष का अभाव होने से। सामान्य में सामान्य नहीं रहता और विशेष में विशेष नहीं रहता। सामान्य और विशेष कहां रहते हैं? सामान्य और विशेष द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं। दो द्रव्य समान हो सकते हैं, दो द्रव्य विशेष हो सकते हैं परस्पर, दो गुण समान हो सकते हैं परस्पर, दो गुण विशेष हो सकते हैं परस्पर, और दो कर्म समान हो सकते हैं परस्पर, और दो कर्मों में विशेषता भी हो सकती है। ठीक है, तो सामान्य और विशेष कहां रहते हैं? द्रव्य गुण और कर्म में। अब दो चीजें यदि समान हैं, समान हैं, अब उस समानता में और समानता नहीं रहती है। उस समानता में और समानता नहीं रहती है। मान लीजिए दो गेहूं के दो दाने हैं, वो दोनों में सामान्य है। क्या सामान्य है? समानता है, बस गोधूमत्व है। यद्यपि छोटी मोटी भिन्नता होती है, छोटे बड़े होते हैं, रंग रूप में थोड़ा अंतर होता है, 100% समानता तो नहीं होती, लेकिन ये भी गेहूं है, ये भी गेहूं है। ये जो हमारे को ज्ञान हुआ, ये सामान्य का ज्ञान हुआ। ऐसे ही अन्य गेहूं के दाने परस्पर परस्पर सामान्य सामान्य है। ठीक है, अब उस सामान्य में कोई भेद नहीं होता है। सामान्य में सामान्य नहीं रहता। जब अनेक सामान्य होंगे तो कह सकते हैं कि इनमें भी समानता है। समानता के लिए दो या दो से अधिक चीजें चाहिए। सामान्य कब देखा जाएगा? अकेला होगा तो उसमें तो समानता क्या होगी? उस जैसा कोई है ही नहीं, तो बस विशेषता ही होगी उसमें। तो समानता के लिए दो या दो से अधिक चीजों की आवश्यकता होती है, तब हम कहते हैं कि ये समान है। अब इनके बीच में, दो गेहूं के बीच में जो समानता है, फिर अन्य दो गेहूं के बीच में समानता है, वो जो समानता है, जैसी ये वैसी वो समानता, मतलब एक ही समानता। समानता में कोई भेद नहीं होता है, समानता बस एक ही है, सामान्य केवल एक ही है। तो इस दृष्टि से वहां पर सामान्य में सामान्य नहीं रहता है। हम कभी ये व्यवहार नहीं करते, ये जो समानता है
इनकी वैशेषिक की दृष्टि से खासतौर से सामान्य में सामान्य नहीं रहता, सामान्य में सामान्य नहीं रहता और विशेष में विशेष नहीं रहता है। द्रव्य गुण कर्म में विशेष रहेगा और विशेष में विशेष नहीं रहता है, वो कथन नहीं बनता है। अगर विशेष में विशेष कथन भी किया जा रहा है तो वो द्रव्य गुण कर्म में होते हुए ही विशेष कहा जा रहा है, विशेष में भी विशेष कहें तो। सामान्य में भी सामान्य कहें तो वो द्रव्य गुण कर्म में रहते हुए कुछ कथन होगा, सीधे सीधे सामान्य में सामान्य विशेष में विशेष नहीं होता है। तो सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होता है और इनका ज्ञान कैसे होता है? तथा एवं ज्ञानम, बस सामान्य से सामान्य का ज्ञान होता है, विशेष से विशेष का ज्ञान होता है। उसके लिए और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो सूत्र का ये अर्थ है, सामान्य से ही सामान्य का ज्ञान होता है, विशेष से विशेष का ज्ञान होता है, उसमें और सामान्य और विशेष नहीं रहते। दूसरे ढंग से जो इस सूत्र की व्याख्या है, तथा एवं, तथा का मतलब द्रव्य, द्रव्य से ही सामान्य विशेष का ज्ञान होता है। द्रव्य गुण कर्म ले लीजिए, तीनों ले लीजिए, चूंकि पीछे द्रव्य लिखा हुआ है। गुण कर्म सुसन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेर द्रव्यम कारणम, उसमें द्रव्य कारण होता है। तो उदयवीर जी ने जैसा अर्थ किया उसमें पीछे से द्रव्यम कारणम को तथा एवं ज्ञानम, उसी से यानी उस द्रव्य से ही ज्ञान होता है, उन्होंने उस तरह से लेके किया है। तो सामान्य विशेष का ज्ञान द्रव्य परख ही होता है, द्रव्य के साथ साथ ही होता है। द्रव्य को हटा करके हम सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं कर सकते। जैसे कि गुण और कर्म में, गुण और कर्म का ज्ञान द्रव्य को हटा करके हम नहीं कर सकते, ऐसे ही सामान्य विशेष का ज्ञान भी द्रव्य को हटा करके नहीं कर सकते। और उसमें द्रव्य के साथ साथ हम या तो गुण और कर्म को भी ले लें। गुण और कर्म से भी जब हम सामान्य विशेष का ज्ञान करते हैं तो वहां भी चूंकि गुण और कर्म का ज्ञान द्रव्य पे आश्रित रहता है, इसलिए सामान्य विशेष का ज्ञान अंततः द्रव्य पे ही आश्रित हो जाता है। सामान्य विशेष का ज्ञान द्रव्य पे आश्रित है। सामान्य विशेष गुण और कर्म में भी रहते हैं। इस आधार पर हम एक दृष्टि से कह सकते हैं कि गुण और कर्म, इससे भी सामान्य विशेष का ज्ञान हो जाता है। पर चूंकि गुण और कर्म भी द्रव्य में ही रहते हैं, इसलिए परंपरा अंत में जाकर के परंपरा से वो द्रव्य ही एक बच जाएगा। तो तथा एवं ज्ञानम, सामान्य विशेष का ज्ञान द्रव्य से होता है, ये एक कथन हो गया। पहले वाला क्या था? सामान्य और विशेष का में सामान्य विशेष का अभाव होने से सामान्य विशेष का ज्ञान बस उन्हीं से, सामान्य और विशेष से ही होता है। इन्होंने जिस तरह से एक व्याख्या की, या सामान्य का मतलब उन्होंने पर सामान्य लिया। पर सामान्य में सामान्य नहीं रहता है, पर सामान्य में और सामान्य नहीं रहता। उनका तात्पर्य इस तरह से जा रहा है कि अन्य जो सामान्य है, अपर जो सामान्य है, उनमें तो विशेष या कुछ चीजें रह सकती हैं। पर सामान्य में सामान्य विशेष का अभाव है। पर सामान्य में सामान्य नहीं और अंत्य विशेष में और विशेष नहीं। इन्होंने केवल किनारों को लेकर के किया, लेकिन अगर यूं पूरे में भी देखें तो भी एक कथन हो सकता है। तो सामान्य और विशेष का ज्ञान कैसे होता है, ये प्रक्रिया बताई। क्योंकि द्रव्य गुण कर्म, इनका ज्ञान कैसे होता है वो विवरण हो गया। तो सामान्य विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होता है। जैसे गुण और कर्म में गुण और कर्म का अभाव इन्होंने बताया था, उसी शैली से सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होता है। ये अंत्य द्रव्य वाला जो इन्होंने कथन किया है, वो किस दृष्टि से किया है कि बीच के जो हैं अपर सामान्य जो हैं, जैसे कि गोत्व, गायपना, अश्वत्व, ऐसे अजात्व, ये सब सामान्य हैं। गाय गाय के बीच में एक गोत्व सामान्य हो गया, अश्व अश्व के बीच में अश्वत्व एक सामान्य हो गया। अब इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यहां गोत्व सामान्य है, यहां अश्वत्व सामान्य है। इस सामान्य के भी तो विशेषण हो गए ना, ये अलग अलग हो गए ना। गायों के बीच में कौन सा सामान्य है? गोत्व का सामान्य। अश्वों के बीच में सामान्य कौन सा है? अश्वत्व सामान्य है। अब इसमें भेद हो गया ना आपस में, ये विशेषता हो गई ना। एक सामान्य गोत्व हो गया, एक सामान्य अश्वत्व हो गया, एक सामान्य अजात्व हो गया, एक सामान्य वृक्षत्व हो गया। ऐसे कितने सामान्य हैं? बहुत सारे हैं। जितनी चीजें हैं, मनुष्यत्व हो गया, पशुत्व हो गया, प्राणित्व हो गया, जलत्व हो गया, पृथ्वीत्व हो गया, अग्नित्व हो गया,
कुछ कितने कितने आप ले लीजिए वर्गीकरण, उसके अनुसार से उन वर्गों में एक एक सामान्य रहेगा, क्योंकि हम वो वर्ग बना रहे हैं वो सामान्य के आधार पर ही तो बना रहे हैं। किसी एक वर्ग को मनुष्य कह रहे हैं तो कुछ आधार है, जिसलिए हम कुछ विशेष प्राणियों को मनुष्य कह रहे हैं, कुछ विशेष प्राणियों को हम गाय कह रहे हैं। वो जो समानता है, तो गायों के बीच में जो समानता है, मनुष्यों के बीच में जो समानता है, वो समानता समानता भिन्नता हुई ना इस दृष्टि से। तो इसलिए ये जो अपर सामान्य, बीच वाले सामान्य है, उसको छोड़ करके केवल पर सामान्य के लिए बात कर रहे हैं। न पर सामान्य क्या है? सत्ता। अब वो सत्ता गाय में है, चाहे घोड़े में है, चाहे मनुष्य में है, चाहे वृक्ष में है, चाहे पत्थर में है, चाहे अग्नि में है, पृथ्वी में, किसी में भी है। वो सत्ता सत्ता सत्ता, उस सत्ता में कोई भेद नहीं है। उस सत्ता में आपस में कोई भेद नहीं है, बस एक ही जैसी है। अब यूं व्यवहार में हम उसको कहने लगे कि सत्ता भी दो तरह की हो जाती है, एक नित्य सत्ता है, एक अनित्य सत्ता है। एक दिखाई देने वाली सत्ता है, एक न दिखाई देने वाली है। अब उसको परिमाण से एक छोटी है, एक बड़ी है, ऐसे करके हम कितना भी जोड़ दो उसमें, करने को तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन वो सत्ता की विशेषताएं नहीं है, वो अंततः द्रव्य की विशेषता है। जब हम कहेंगे कि सत्ता है, ये एक नित्य है और एक अनित्य है, तो वास्तव में क्या हम उस द्रव्य को कह रहे हैं? सत्ता द्रव्य में रहती हुई वो सामान्य है, इसलिए वहां वो विशेष उस तरह से उसमें सामान्य विशेष को नहीं देखते, तो उसके अंदर नहीं रहती। अब पर सामान्य है, उसमें भी हम देख सकते हैं ना कि एक पर सामान्य है, एक अपर सामान्य है, तो ये दो अलग अलग हो गए ही नहीं। सामान्य के भी दो भेद हो गए, ये खुद इनके द्वारा कहा गया पर सामान्य और अपर सामान्य। अब इसमें भेद हो गया, पर सामान्य में विशेष आ गया ना, कुछ विशेषता देखी तभी तो किसी को कहा ये पर सामान्य है, ये अपर सामान्य है, ये अंत्य विशेष है, ऐसा जो विशेषण लगा दिया तो कुछ विशेषता देख रहे हैं वहां पर। इस दृष्टि से उस सामान्य में भी विशेष दिखने लगेगा। पर सामान्य और विशेष द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, और वास्तव में ये बुद्धियापेक्ष होते हैं। हम जो देखते हैं समझते हैं उसकी दृष्टि से यहां होता है, वहां होते हुए वहां समानता किस चीज की होगी? द्रव्यों की होगी। द्रव्यों की भी समानता किस आधार पर देखेंगे? गुणों के आधार पर देखेंगे, कर्म के आधार पर देखेंगे। तो उनकी समानता को देखते हुए ये कहां हो रहा है? ये हमारे ज्ञान में हो रहा है। लेकिन इसको इन्होंने अलग से पदार्थ माना, सामान्य विशेष और समवाय अलग से पदार्थ भी इन्होंने माने, क्योंकि व्यवहार में ये देखा जाता है इसलिए। तो इस सूत्र का इतना ही तात्पर्य, सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से इनमें ये नहीं रहते, इनमें सामान्य विशेष में सामान्य विशेष नहीं रहते। तो जो सामान्य विशेष है बस उसी से उनका ज्ञान होता है, अथवा ये जिस द्रव्य में है उन्हीं के ज्ञान से सामान्य विशेष का हमें ज्ञान होता है। और द्रव्य में तो उसके साथ साथ गुण और कर्म भी आ जाएंगे, कि वहां जो गुण और कर्म है उन्हीं के आधार पर हमें सामान्य और विशेष का ज्ञान होता है। सामान्य और विशेष से सामान्य विशेष का ज्ञान नहीं होगा। इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हम दो चीजों को कह रहे हैं कि ये समान है, मान लो मेरे हाथ हैं, बोले समान है, यूं तो भिन्नता है ठीक है, लेकिन ये भी हाथ है ये भी हाथ है ऐसा कहें। या दो गेहूं के दाने, ये गेहूं का दाना ये भी गेहूं का दाना, ये जो हम समानता देख रहे हैं, समानता का ज्ञान हो रहा है, तो आप बताओ, आपको कहे कि अच्छा बताओ इसमें समानता बताओ, आप इसको समान कह रहे हो, समानता बताओ, तो क्या बोलेंगे आप? समान बताओ। ओके, इनका रंग समान है, इनका आकार समान यानी परिमाण समान है, इनका भार समान है, इनका मूल्य समान है, ये समान कार्य करते हैं, इनका रस समान है, इनका स्पर्श समान है, इनकी गंध समान है। ऐसे आप जो व्याख्या करेंगे समानता की, वो क्या करेंगे? या तो आप द्रव्य के आधार पर करेंगे भाई ये भी गाय है ये भी गाय है इसलिए समान है, अब द्रव्य का कथन कर दिया गाय का। बोले ये दोनों गाय समान क्यों हैं? बोले ये भी लंबी चौड़ी है ये भी लंबी चौड़ी है, ये भी दूध देती है ये भी दूध देती है, इसके भी कान लंबे लंबे हैं, गिर नस्ल की है, इसके भी कान लंबे लंबे हैं, ये भी गिर नस्ल की है। यानी जो भी हम बताएंगे भाई ये भी तेज दौड़ती है ये भी तेज दौड़ती है, ये भी मारती है लात ये भी लात मारती है, ऐसे आप कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। समानता के लिए क्या कहेंगे? आप द्रव्य परक कुछ कथन करेंगे, आप गुण परक कुछ कथन करेंगे, आप कर्म
परक कुछ कथन करेंगे। सामान्य को सामान्य से कैसे बताएंगे आप? सामान्य का ज्ञान सामान्य से कैसे करेंगे? आप कल्पना कीजिए, जो कुछ भी बोलेंगे सामान्य के इस ज्ञान में, वो आप द्रव्य गुण परक, क्रिया परक ही बोलेंगे। तो सामान्य का ज्ञान सामान्य से नहीं होता है। सामान्य में सामान्य का अभाव होता है। सामान्य का ज्ञान सामान्य से नहीं होता, उसका ज्ञान द्रव्य से या गुण कर्म के माध्यम से होता है। ऐसा ही विशेषता देख लीजिए। जब हम कहें कि ये इससे विशेष है, तो क्या विशेषता बताएंगे? दो गायें हैं, उनमें विशेषता है, तो क्या विशेषता बताएंगे आप? आप गुण की बता देंगे, आप कर्म का बता देंगे, आप द्रव्य की दृष्टि से बता देंगे, कुछ भी कहेंगे, वो गुण कर्म, अधिकतर गुण कर्म या द्रव्य की दृष्टि से कहना चाहेंगे, तो भाई ये अलग है, ये अलग है, इसलिए विशेषता है। ये इधर खड़ी है, वो उधर खड़ी है। तो विशेषता का कथन भी हम द्रव्य गुण कर्म के आधार पर करते हैं। विशेषता अपने आप में कोई चीज ऐसी है कि देखो ये विशेषता है, ये विशेष है, ऐसा कोई अलग से बता सकते हैं कि ये देखो ये विशेष रहा? जैसे हम रूप गुण को कह देते हैं कि देखो रूप अलग है जो नेत्र से जाना जाता है, ऐसे कुछ हम अलग अलग हैं, रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, ऐसे विशेष को अलग से कैसे बताएंगे? इन्हीं के माध्यम से बताते, तो इनको इनसे नहीं जाना जाता है। तो इसलिए सूत्रकार ने कहा सामान्य विशेषु सामान्य विशेषाभाव तथा एवं ज्ञानम, बस उसी से उसका ज्ञान होता है। सामान्य विशेष का ज्ञान तो हो रहा है हमारे को, ये प्रकरण ज्ञान का चल रहा है, कैसे कैसे ज्ञान होता है, तो इनका भी हमें ज्ञान तो हो रहा है, कैसे होता है वो यहां पर बताया गया। ठीक है। हाँ, और आपने पूछा था 9वां सूत्र, देखिए किसी वस्तु का ज्ञान जब हम करते हैं, इसमें श्वेत लिखा है, मैं काला पत्थर ले लेता हूं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। कहते हैं समवायी न श्वेत्यात्। समवायी, मैं पेन ले लेता हूं, ये सफेद ही है। समवायी मतलब जो गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य। ठीक है, ये सफेद जो लेखनी है ये है समवायी। समवायी के श्वेत्यात्, सफेद गुण वाला होने से, ये सफेद गुण वाली है। श्वेत्य बुद्धेश्च, और इसको जब ये श्वेत गुण वाली है ये लेखनी, तो इसमें श्वेत बुद्धि पैदा हुई इसको देख करके। जब इसको देखा तो क्या लगेगा? एक सफेद ऐसा ज्ञान हुआ ना, सफेद का श्वेत गुण का ज्ञान हुआ, वह है श्वेत्य बुद्धेश्च। श्वेत्य मतलब श्वेत गुण का ज्ञान हुआ वहां पर। अब फिर कैसा होगा? श्वेते बुद्धि, श्वेत द्रव्य में का ज्ञान हुआ, श्वेत द्रव्य का ज्ञान हुआ। अब यहां देखिए, हमें श्वेत गुण का ज्ञान भी हुआ और श्वेत द्रव्य का ज्ञान भी हुआ, दो का ज्ञान हुआ। श्वेत गुण का भी ज्ञान हुआ और श्वेत द्रव्य का भी ज्ञान हुआ। पहले किसका ज्ञान हुआ? श्वेत गुण का ज्ञान पहले हुआ या श्वेत द्रव्य का ज्ञान पहले हुआ? हम जा रहे हैं और एक भव्य सफेद महल है, ताजमहल है या और भी कोई एकदम सफेद चकमकता है, तो हमें पहले क्या दिखाई देता है? पहले गुण दिखाई देता है उसका, या गुण ही पहले दिखाई देता है? एक साथ दिखाई देते हैं, उसमें अंतर करना पड़ेगा। एक साथ तो सामान्य रूप से कह ही सकते हैं, ये वही भेद करना चाह रहे हैं। तो श्वेत द्रव्य में जो श्वेत है उसका पहले ज्ञान होता है, और फिर हमें यह ज्ञान होता है कि यह श्वेत वस्तु है। तो श्वेत गुण का ज्ञान कारण बनता है और श्वेत द्रव्य का ज्ञान उसका कार्य है। यानी पहले गुण का ज्ञान होगा और फिर गुणी का ज्ञान होगा। श्वेत केवल उदाहरण के रूप में यहां पर दिया, आप दूसरे रंग गंध सब कुछ ले लीजिए, एक प्रतीकात्मक हो गया ये। समवायी न श्वेत्यात्, वो जो द्रव्य है उसके सफेद होने के कारण से, सफेद की बुद्धि होने पर फिर श्वेत की बुद्धि होती है। श्वेत की बुद्धि मतलब श्वेत द्रव्य की बुद्धि, ये सफेद गुण वाला है। ये जब गुण को कहना होता है तो श्वेत्य ऐसा किया इन्होंने, जाति का प्रयोग करते हैं, और श्वेत बोलते ही तो वो द्रव्य का कथन करने लग जाता है। श्वेते बुद्धि ते एते कार्य कारण भूते, ये जो दो बुद्धियां ज्ञान हो रही है, एक तो श्वेत्य बुद्धि और एक
श्वेते बुद्धि, श्वेत द्रव्य में बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, ये जो दो ज्ञान हो रहे हैं ये परस्पर कारण कार्य संबंध रखते हैं। यानी गुण के ज्ञान के बाद में गुणी का ज्ञान होता है, ये इसका सूत्र का तात्पर्य है। गुण के ज्ञान से गुणी का ज्ञान होता है। हम किसी सामने देखते हैं कि ये व्यक्ति है, जैसे हमने ये निश्चय किया कि ये व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, तो कैसे हमने निश्चय किया? हमने निश्चय किया कि ये मनुष्य है, तो अब पूछे कैसे किया आपने निश्चय ये मनुष्य है? बोले ऐसा ही मनुष्य जैसा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, हाथ पैर हैं, सिर है, दो पैरों से चल रहा है, ये सारी बातें बताएंगे ना। तो ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये हमें, ये मनुष्य है, इसके जानने से पहले हमने जान ली थी, तब हमने निश्चय किया था कि ये मनुष्य है, अथवा पहले निश्चय किया था कि ये मनुष्य है और फिर हमने जाना था कि इसमें ये चीजें हैं। विवेचना करके देखेंगे। यूं प्रथम लग रहा है कि हमने गुण और गुणी को एक साथ देख रहे हैं। देखिए वैसे तो सांख्य की दृष्टि से गुण और गुणी में अभेद है, गुण और गुणी में अभेद है, अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं, वैशेषिक भी नहीं मानता है। लेकिन समझने के लिए, विशेष ज्ञान के लिए हमें गुण और गुणी में भेद मान करके चलना पड़ता है। वास्तव में अलग अलग नहीं है। अग्नि और उसकी उष्णता, अग्नि और उसका प्रकाश, तो उष्णता और प्रकाश को हटा करके अग्नि कुछ भी नहीं है, और अग्नि उसी को तो कहते हैं जिसमें ये है, तो अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है वो। लेकिन समझने के लिए गुण और गुणी में भेद करके कथन किया जाता है, और ये विकल्प वृत्ति है। योग दर्शन की भाषा में देखें तो विकल्प वृत्ति, विकल्प वृत्ति है, प्रमाण विपर्य विकल्प वृत्ति। अभेद में भी भेद देखते हुए कथन किया जा रहा है। पूरा वैशेषिक दर्शन इसी पे ही है। जब गुण और गुणी की चर्चा कर रहे हैं तो भेद मान करके ही कथन कर रहे हैं। द्रव्य को अलग माना, गुण को अलग माना, 6 पदार्थों में अलग अलग मान के कथन कर रहे हैं, तो भेद बुद्धि तो है ही यहां पर। लेकिन समझने के लिए जरूरी है। आजकल भी जो भी अनुसंधान होते हैं, बताया जाता है, सिखाया जाता है, उस सब में भेद मान करके ही कथन किया जाता है। समझने के लिए जरूरी है। तो वास्तव में तो एक ही है, लेकिन भेद है। अब भेद में ये देखिए आप कि जब हमें किसी द्रव्य का ज्ञान होता है कि ये चीज है, तो उसमें हम कैसे निश्चय करते हैं कि ये द्रव्य है? आपने इसको देखा, ये लेखनी है, कैसे निश्चय किया आपने ये लेखनी है? हैं? ऐसी होती है, आपने पहले से देखा। कैसी होती है? आपने कहा लेखनी ऐसी ही होती है, इसलिए मैंने निश्चय किया कि ये लेखनी है। कैसी होती है लेखनी? पतली सी, लंबी सी और आगे से नुकीली। तो ये पतली सी, लंबी सी, ये क्या आप कथन कर रहे हो? गुण का गुण ही तो कर रहे हो ना, पतली लंबी, ये परिमाण गुण आप बता रहे हो इसका। आप कहोगे कि जिससे लिखा जा सकता है, आपने क्रिया को बोल दिया वहां पर। तो किसी भी द्रव्य का ज्ञान गुणों के आधार पर या तो क्रिया के आधार पर होता है। तो पहले क्या होगा? गुण का ज्ञान होगा तो गुण की बुद्धि होगी पहले, और फिर द्रव्य का ज्ञान होगा तो द्रव्य की भी बुद्धि होगी। ये दो बुद्धियां हुई। इन दो बुद्धियों में, यानी इन दो ज्ञानों में परस्पर कारण कार्य संबंध है। कारण कार्य संबंध को यूं समझिए कि यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, यदि कारण नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। तो यदि गुण की बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई है तो गुणी की बुद्धि भी नहीं हो सकती है। ये लेखनी हो और इसका एक भी गुण आपको पता ना लगे और फिर भी आप कह दो कि ये लेखनी है, कह सकते हो? एक भी गुण पता ना लगे। चलो हमारी आंखें बंद है, अब हम आंखें बंद है तो रूप नहीं आ रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते कि यहां लेखनी है। आप आंख बंद कर लो तो आप बता सकते हो मेरे हाथ में लेखनी है या नहीं है? नहीं। चलो मैं बता दोगे? नहीं, वो बता देते हैं तो वहां भी उनके जानने का अलग कारण है। हम सामान्यतः नहीं बता सकते, उतने स्तर पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आंख बंद कर ली, मेरी आंखें नहीं है, और अब मैं इसको यूं छू करके बता रहा हूं ये लेखनी है। अब ये भी तो मैंने जाना, कैसे ये लेखनी है, ये कैसे जाना मैंने? यानी स्पर्श से जाना। मैंने पहले अनुभव कर रखा है और ये सब करके मैंने, हाँ ये लेखनी है। ये 10 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 10 रुपए का नोट है, ऐसे वो छू करके देख लेते हैं, बता देते हैं वो।
वो स्पर्श से हो गया, तो स्पर्श भी गुण हो गया। यानी गुण पूर्वक ही हम गुणी को जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है, जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, उस विषय में उन्होंने यही लिखा है। ये जो सारे प्रत्यक्ष होते हैं यहां भी तो हम गुण पूर्वक ही जानते हैं, गुण के जानने से गुणी को जानते हैं हम। ऐसे परमात्मा के भी गुणों को जान करके गुणी को जान लेते हैं, वो परमात्मा का प्रत्यक्ष है। तो इस प्रक्रिया में भी गुण को पहले जानना और गुणी को बाद में जाना, वही तो प्रक्रिया बता रहे हैं महर्षि, भिन्न शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं उसको। तो ज्ञान की प्रक्रिया में पहले हम गुण को जानते हैं, फिर गुणी को जानते हैं। यदि गुण को नहीं जाना है तो गुणी को भी नहीं जान पाएंगे। एक भी गुण नहीं जाना है तो नहीं जान सकते। ठीक है, लेखनी का मेरे को रूप नहीं आ रहा है, मैंने स्पर्श कर लिया, तो किसी न किसी गुण को तो जानना पड़ेगा। और ये मेरे सामने आ गई और मैंने बताया, हाँ लेखनी है, ये तो बता दिया, लेकिन ये किस रंग वाली है ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि नेत्र बंद है। तो जितने गुणों को जानते हैं उससे उसके गुणी का हम कुछ मात्रा में ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी, पहले गुण को जानेंगे फिर गुणी को जानेंगे, और दोनों को जानेंगे, दोनों की बुद्धि अलग अलग उत्पन्न हो रही है। गुण का ज्ञान अलग बात है और गुणी का ज्ञान अलग बात है, दो अलग अलग बुद्धि ज्ञान हो रहे हैं, और इन दोनों में परस्पर संबंध है। गुण का ज्ञान कारण है और गुणी का ज्ञान कार्य है। तो बस यही सूत्र कह रहे हैं, समवायिना श्वेत्यात् श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेते बुद्धिस ते एते कार्य कारण भूते, ते एते कार्य कारण भूते, कारण कार्य कारण इनमें संबंध है। हो गया, ठीक है। और कोई पूछ? ओम जी, पृष्ठ संख्या 106 पर प्रथम सूत्र द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, इसके भाष्य में इन्होंने अनुमानिक ज्ञान में, लैंगिक ज्ञान में स्पर्शवान वायु को रखा है, जबकि वायु का हम ये भी मानते हैं कि प्रत्यक्ष होता है चक्षु इंद्रिय से। ये इसको प्रत्यक्ष न मान के अनुमानिक मान रहे हैं। इसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं माना इन्होंने? जी। प्रत्यक्ष की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग व्यापकता से प्रत्यक्ष के लक्षण किए जाते हैं। एक प्रत्यक्ष जो सबसे उसका स्थूल या संकुचित अर्थ है, जिसको नेत्र से देख सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीन महाभूत, चूंकि इसमें रूप गुण भी है इसलिए इनको इन्होंने प्रत्यक्ष में लिया है। वायु में चूंकि रूप गुण नहीं होता है इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं माना है, यही यहां पर कारण है। और जहां आपका कहना है कि स्पर्श कर रहे हैं, ये भी तो प्रत्यक्ष हो गया, तो वहां परिभाषा जब ये होती है कि ज्ञानेंद्रियों से जिसको जाना जाता है वो प्रत्यक्ष कहलाती है, चाहे उसका रूप प्रत्यक्ष हो, चाहे रस प्रत्यक्ष हो, रासन हो, चाहे स्पर्श यानी स्पर्श से होने वाला प्रत्यक्ष हो। वो प्रत्यक्ष के 5 भेद कर दिए जाते हैं और वो सब भी प्रत्यक्ष में क्या आ जाता है। ये प्रत्यक्ष की उससे अधिक व्यापक परिभाषा है। तो केवल रूप के आधार पर प्रत्यक्ष, दूसरा 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 गुणों के आधार पर प्रत्यक्ष, ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। इसके अलावा फिर मानसिक प्रत्यक्ष, जिन वस्तुओं में इस तरह जाने लेकिन मन से जिसका ज्ञान हो जाता है उसको मानसिक प्रत्यक्ष कहेंगे। और उससे भी आगे आत्मिक प्रत्यक्ष, जिसका ज्ञान न ज्ञानेंद्रियों से होता है न मन से होता है, सीधे आत्मा से होता है, उसको आत्मिक प्रत्यक्ष कहेंगे। वो और भी हो गया। तो उसमें अन्य चीजें भी आ जाती हैं। हाँ जी, फिर ये तो इसको इस शास्त्र में केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष मान के चलते हैं क्या? यहां इस दृष्टि से केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष शब्द से नहीं कहा जाता। ये आत्मा के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, उसको भी ये प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके लिए आप आगे देख सकते हैं 9वें अध्याय के पहले आने का 11वां सूत्र। आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, ये इन्होंने यहां तो इस सूत्र में कहा, यानी दूसरे सूत्र की बात है, तत्र आत्मा मनसश्च अप्रत्यक्ष। 8वें अध्याय के पहले आने का जो दूसरा सूत्र है उसमें आत्मा और मन को अप्रत्यक्ष कहा गया। इसका मतलब है कि रूप की दृष्टि से वो अप्रत्यक्ष है। और 9वें अध्याय के प्रथम आने का 11वां सूत्र है आत्मनि, आत्मा में आत्ममनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष के कारण से आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है।
तो आत्मा का प्रत्यक्ष यहां पर स्वीकार किया गया, लेकिन वो रूप गुण रूप वाला प्रत्यक्ष होता है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कह दिया गया। लेकिन आत्मा और मन के संयोग से जो मन के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो उसको आत्मा प्रत्यक्ष कहा गया। मन भी एक इंद्रिय है, और प्रत्यक्ष शब्द में जब अक्ष शब्द का अर्थ लेते हैं, अक्ष का मतलब चक्षु इंद्रिय, अक्ष मतलब आंख, तब वो रूप वाला अर्थ आएगा। जब अक्ष का मतलब इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय लिया जाएगा तो ज्ञानेन्द्रियों वाला आ जाएगा। और अक्ष का मतलब इंद्रिय साधन, उसमें मन भी एक साधन है, उसको भी जब ले लेंगे तो मन के माध्यम से भी जिसका ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कह देंगे। मन के माध्यम से सीधे उस गुण का ज्ञान होता है ऐसा। और मन भी जहां पर नहीं होगा तो आत्मा से होगा। उसके लिए सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष की परिभाषा अलग से बनाई है। यत संबद्ध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम। यत संबंध सिद्धम, बस इतना कहा, जो संबंध से सिद्ध होता है, संबंध होना चाहिए। वो ये नहीं कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो न्याय दर्शन में कहा है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है। अब यहां इंद्रिय शब्द आ गया तो आत्मा का परमात्मा से संयोग होकर के जो प्रत्यक्ष होता है उसको अब प्रत्यक्ष में नहीं ले सकते, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा अर्थ में तो आ जाएगा क्योंकि वो एक द्रव्य है, लेकिन वो इंद्रिय के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष की परिभाषा में नहीं ले सकते फिर। तो यत संबद्ध संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध होता है, संबंध से जाना जाता है। अब इतना कह दिया तो आत्मा और परमात्मा के संबंध से जब परमात्मा का ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेंगे। ये उसकी सूक्ष्म परिभाषा हो गई। आंतरिक प्रत्यक्ष को भी लेने के लिए एक विशेष उन्होंने अपने शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष की अलग परिभाषा की, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा नहीं कह सकते कि वैशेषिक दर्शन केवल रूप प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष कहता है, अन्यों को भी प्रसंगानुसार प्रत्यक्ष कह सकता है। हाँ, और कोई? जी, 8वें अध्याय के पहले आने का जो दूसरा सूत्र है, पृष्ठ संख्या 107 पर, इसमें ऊपर की पंक्ति में जो चकार बोला गया है प्रकार को बताने वाला, तो ये स्पष्ट नहीं है, ये क्या बताना है? हाँ, देखिए सूत्र में दो ही चीजों को अप्रत्यक्ष कहा गया था। तत्र आत्मा मनः च अप्रत्यक्षे, आत्मा और मन दो द्रव्यों का नाम यहां पर लिया गया है। और अप्रत्यक्षे यहां पर भी द्विवचनीय है, ये दोनों अप्रत्यक्ष हैं। अब आगे और कोई सूत्र कहा नहीं गया है, तो व्याख्याकार के मन में यह आया कि इन दोनों को ही ये अप्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं, इन दोनों को ही क्यों कह रहे हैं? आकाश भी तो अप्रत्यक्ष है, वायु भी तो अप्रत्यक्ष है, इनको नहीं लेंगे तो छूट जाएंगी। अगर इस सूत्र को ही ले लें कि नहीं, यहां तो स्पष्ट लिखा है ये दो ही चीजें अप्रत्यक्ष हैं, दो ही चीजें अप्रत्यक्ष हैं, तो दोष आ जाएगा। तो यहां पर अन्य भी चीजें अप्रत्यक्ष हैं, वैशेषिक दर्शन अन्यों को भी अप्रत्यक्ष मानता है, ये भी इसमें संग्रहित करना चाहते हैं। और वो संग्रहित कैसे करेंगे? यदि आत्मा और मन व्यक्तियों को लिया जाए, द्रव्य को लिया जाए, तब तो इन दो के अलावा और कुछ ग्रहण कर नहीं सकते। लेकिन अगर इसको प्रकारवाची माने कि जो आत्मा जैसी चीजें हैं और जो मन जैसी चीजें हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, अब ये एक उपलक्षण के रूप में आ गए, एक संकेत के रूप में आ गए। अब केवल आत्मा और मन को नहीं कहा जा रहा है, आत्मा और उस जैसी जो और भी चीजें हैं वो सब अप्रत्यक्ष हो जाएंगी। इसलिए कहा चकारो अर्थ प्रकारार्थकः, इसलिए लैंगिक ज्ञानवंत आकाशादयश्च निरवयव पदार्थ सन्ति, निरवय पदार्थ आकाश आदि हैं, उनको भी अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। इस दोष को हटाने के लिए उन्होंने यहां पर कथन कर दिया। अब देखिए पीछे भी जो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात थी, हमारे को दोनों वचन मिल रहे हैं। एक तरफ कह दिया कि आत्मा अप्रत्यक्ष है, एक तरफ कह दिया आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, तो दो विपरीत बातें हो गई ना। अब हम प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो यूं ही कहेंगे ये गलत है, दोनों में से कोई ना कोई गलत है। अथवा वैशेषिक दर्शनकार की बुद्धि नहीं थी और उसने परस्पर विरुद्ध बातें लिख दी। लेकिन यदि वैशेषिक दर्शनकार के प्रति हमारी श्रद्धा है तो नहीं, वैशेषिक दर्शनकार तो ये नहीं लिख सकते एक तरफ अप्रत्यक्ष कह दिया एक तरफ प्रत्यक्ष कर दिया। तो
तो जरूर इसमें कोई ना कोई मिलावट की है किसी ने। मिलावट कह सकते हैं हम उसको, मिला दिया है किसी ने, बाद में किसी ने जोड़ दिया है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे कि कैसे ये प्रक्षिप्त है। अब कोई इसको प्रक्षिप्त मान सकता है, कोई उसको प्रक्षिप्त मान सकता है, अपने लिए तर्क और युक्तियां देंगे। और कह सकते हैं चूंकि हमारे ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए हैं, अन्य अलग मान्यताएं हैं, तो उन्होंने हमारे साहित्य को दूषित कर दिया है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन वो सब संभावना है, उसका मना नहीं कर रहा हूं, हो सकती है वो भी, लेकिन प्रथम प्रयास हमें क्या करना चाहिए? हमें कहीं विरोध दिख रहा है तो क्या हम प्रथम प्रयास ये करें भाई एकदम कह दें ये मिलावट है, हम कह दें कि ये गलत लिखा है? ये शास्त्रों को समझने की शैली नहीं है, वैदिक शैली ये बिल्कुल नहीं है। जहां हमें विरोध दिखाई देगा हम उसमें संगति का प्रयास करेंगे कि किस दृष्टि से कह रहे हैं, अलग अलग दृष्टि से कह रहे हैं। लोक व्यवहार में हम बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो घर में घुसा, एक ने कहा बेटे गन्ने ले आए क्या? बच्चे ने कहा पिताजी गन्ने ले आए क्या? बोले दो जने, एक को कोई पिता कह रहा है और एक को बेटा कह रहा है, तो दो बातें तो हो नहीं सकती। लेकिन हम जानते हैं कि दो बातें हो सकती हैं, इसलिए हमारे को वहां कोई संदेह नहीं होता है, क्योंकि विषय पता है, हमें परिस्थिति पता है, क्यों कोई किसी को पिता बोल रहा है और क्यों कोई किसी को बेटा बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है, ये हमें पता है, इसलिए कुछ भी संदेह नहीं होगा हमारे को। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें पता नहीं है और वहां हमारे को विपरीत दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है कि ये गलत है कोई ना कोई। लेकिन वहां भी हमारी संगति लग जाती है, हम उसको देखते हैं आखिर तात्पर्य क्या है इसका, और उसकी पुष्टि हमारे को अन्य चीजों से हो जाती है कि देखो ऐसा करते हैं, ये होता है, ऐसा भाषा के अंदर प्रयोग होता है, तो संगति लग जाती है। तो यहां तो चकार का मतलब ऐसे प्रकारार्थ इन्होंने लिया, आकाश का हो गया। हो गया जी। दूसरा प्रश्न है इसी में सातवां सूत्र। सातवां सूत्र। यहाँ पर द्रव्य से द्रव्य को, गुण से द्रव्य को और कर्म से द्रव्य को बता रहे हैं। तो जो गुण से द्रव्य हम जानते हैं, जैसे पीली गाय, तो क्या हम ऐसे भी जान सकते हैं छोटे सींगों वाली गाय या मीठे दूध वाली गाय, ये भी गुण से इसको लेंगे या द्रव्य से इसको समझेंगे? हाँ। तो अगर आप कहते हैं छोटे सींग वाली गाय, बड़े सींग वाली गाय, तो यहां पर छोटा और बड़ा ये गुण तो दिखाई दे रहा है हमारे को, परिमाण गुण दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां हम सींग को कह रहे हैं, सींग के माध्यम से गाय को कह रहे हैं। तो ये जो छोटा और बड़ा है, ये गुण होते हुए भी, विशेषता होते हुए भी, ये पहले सींग की विशेषता हो रही है। अब छोटा सींग या बड़ा सींग ये एक चीज हो गई, अब उससे गाय की विशेषता बन रहा है वो। तो यहां तो हमने वैसे द्रव्य से उसको बताया, सींग से हमने सींग से बताया, क्योंकि छोटा और बड़ा गुण है वो गाय पे नहीं घट रहा है, वो सींग पे घट रहा है। तो सींग वाली गाय, बिना सींग वाली गाय, ये दोनों सींग वाली गायें हैं, लेकिन इसमें ये छोटे सींग वाली और ये बड़े सींग वाली, इससे हमें पहचान हो रही है। लेकिन वैसे हमने सीधे सीधे तो द्रव्य से जाना है, और सींग एक इस द्रव्य को गुण से जाना, ये छोटा सींग है, ये बड़ा सींग है। तो गुण और द्रव्य से हमने द्रव्य को जाना, ऐसे समझ सकते हैं? सीधे सीधे तो द्रव्य से जाना, सीधे सीधे। लेकिन गुण लगा करके हमने वहां विशेषता पैदा कर दी, ये छोटा सींग है और ये बड़ा सींग है, उससे हमने भेद कर दिया दोनों गायों के अंदर, पृथकता पता लग गई हमारे को। ठीक है। 7वें अध्याय के हाँ, दूसरे आने का 19वां सूत्र है। इसमें जो संयोग संबंध और समवायी संबंध का जैसे उदाहरण दिया था, वो स्पष्ट करना है। जैसे दंड से दंडी को हम समझते हैं, तो ये हमने संयोग संबंध समझा। और समवायी संबंध के लिए अगर शिखा से ब्रह्मचारी को समझते हैं, तो धारण तो दोनों ही चीजें की जा रही हैं, फिर इसमें किस तरह से भेद है? हाँ, तो डंडा तो हमारे शरीर का भाग नहीं है, दूसरी चीज है, उसको हमने संयोग किया तो डंडा, दंडी, ये डंडे वाला सन्यासी है। और शिखा जो है, बाल है, वो हमारे शरीर का ही भाग है, शरीर से ही निकले हैं, इसलिए वो अलग से नहीं है। उनका संबंध ऐसा है जो शरीर का ही भाग होने से, इसलिए इसको समवाय संबंध कहा गया है। तो वो संयोग संबंध है, पहले से नहीं थे वो। समवाय संबंध क्या? अविनाभाव संबंध होता है। तो शिखा मतलब तो बाल हो गए, बाल हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं तो शरीर का भाग ही होते हैं वो। तो इस दृष्टि से दोनों में अंतर किया है। इसमें अगर हम
जनेऊ से समझे तो ये संयोग संबंध आएगा फिर वहां संयोग पर। संबंध आएगा, जैसे वो नहीं दंडी वाला है वैसे संयोग संबंध आएगा। और शिखा भी अगर आजकल जैसे जटाएं लगा लेते हैं ना, लंबी लंबी जटाएं, या तो विग पहन लेते हैं पूरा, तो वो सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं है, सामान्यतः जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो बाहर से जुड़े हुए हैं तो वहां हम संयोग संबंध कह सकते हैं, वो उसके शरीर का भाग नहीं है, ऊपर से लगाया गया है। जैसे कि पगड़ी पहनते हैं, ऐसे विग पहनते हैं, विग भी एक तरह की पगड़ी हो गई, बाल वाली पगड़ी हो गई, टोपी हो गई बाल वाली, तो वहां भले ही हम संयोग संबंध कह दें, यज्ञोपवीत को तो हमें संयोग संबंध ही लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का और यज्ञोपवीत का समवाय संबंध नहीं है। समवाय संबंध में शरीर का ही भाग होना शरीर का ही आवश्यक भाग है, होना अभिन्न चाहिए। भाव जो है। हाँ, शरीर का ही भाग होना चाहिए। हाथ का है, जैसे हस्ती शब्द इन्होंने लिखा, हाथ वाला, सूंड वाला, ये हाथ यद्यपि एक तरह से लग रहा है कि ये शरीर से जुड़ा हुआ है हाथ, या संयोग है, लेकिन ये शरीर ही है, शरीर का ही एक भाग है। डंडे के लिए ऐसा नहीं कह सकते, डंडा शरीर का भाग नहीं है, शिखा शरीर का भाग है, बाल शरीर के भाग हैं, इसलिए तो अंतर किया है। मिट्टी का घड़ा और पीतल का घड़ा, हाँ, तो इनमें मिट्टी और घड़े में समवाय संबंध है, लेकिन समवाय संयोग संबंध भी है। है। नहीं, संयोग संबंध नहीं है। मिट्टी के कणों में संयोग है, लेकिन मिट्टी और घड़े में संयोग संबंध नहीं है। घट समवाय संबंध से मिट्टी के कणों में रहता है, यानी उपादान कारण। समवायी कारण मतलब उपादान कारण। तो मिट्टी के कण के अंदर ही घड़ा रहता है, उससे अलग उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मिट्टी के कणों में संयोग है, ये एक अलग बात है, लेकिन मिट्टी और घड़े में जो संबंध है वो समवाय संबंध है। जी, धन्यवाद। बोलिए। पूजनीय आचार्य जी, जब द्रव्य को बताया जाता है तो गुणों को जान करके द्रव्य का पता पड़ता है, और जब द्रव्य के विषय में कहेंगे तो गुणों से, और गुणों को कहेंगे तो गुणों को जानने के लिए वो द्रव्य में रहते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने, ऐसा कहा जा रहा है। स्पष्ट नहीं हो रहा फिर द्रव्य किस तरह से जाना जाए और गुण किस तरह से जाने जाए। देखिए, राम का घर श्याम के सामने और श्याम का घर राम के सामने, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बता दिया जाए कि देखो ये तो राम का घर है, जा करके देखो ये राम का घर है, अब ये कथन किया जाए कि राम का घर, श्याम का घर कहाँ है, राम के घर के सामने, तो हम राम के घर के सामने वाले को देखना है, ये श्याम का घर है। अब पूछे राम का घर कहाँ है, अब श्याम का भी हमें पता लग गया है, तो राम का घर कहाँ है, श्याम के सामने है, आमने सामने है बिल्कुल। तो किसी एक चीज का अगर हमें पता हो तो दूसरे का ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद भी हम ये कथन कर सकते हैं कि राम का घर कहाँ है, श्याम के सामने। जिसको श्याम का घर पता है उसको कह देंगे कि राम का घर कहाँ है, श्याम के सामने। श्याम का घर तो जानते ही हो आप। और श्याम का घर किसी को बताना हो, वो पूछ रहा है श्याम का घर कहाँ है, और वो राम का घर जानता है, तो उसको कहेंगे राम के घर के सामने ही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं यदि हमें पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ ज्ञान है। अब आपका द्रव्य और गुण के बारे में था कि द्रव्य को बताने के लिए कहेंगे कि जिसमें गुण रहते हैं, और गुण के लिए कहेंगे जो द्रव्य में रहता है। ठीक है, तो इसके आधार पर भ्रांति तो तब हो सकती है जब हमें न तो द्रव्य का पता लग रहा हो, न गुण का पता लग रहा हो। लेकिन व्यवहार में हमें द्रव्य और गुण दोनों पता लगते हैं या नहीं, गुण का पता लगता है या नहीं। राम और श्याम का घर जिनको पता नहीं है, उसकी तरह अनजान है क्या द्रव्य और गुण, अनजान है क्या। द्रव्य भी पता है, किसी को भी देखते ही हम कह देते हैं ये क्या है, हाँ ये एक वस्तु है, द्रव्य है, द्रव्य का पता है, और गुण का भी पता है। अब द्रव्य की परिभाषा करनी है, द्रव्य गुण के संबंध को बताना है, तो बस द्रव्य क्या है, जिसमें गुण रहते हैं। अब कैसे लक्षित करोगे, उसकी परिभाषा कैसे करोगे, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, आप क्या परिभाषा करोगे। द्रव्य का तो पता लग रहा है हमारे को, द्रव्य है। छोटे बच्चे से पूछो द्रव्य है, बोले द्रव्य क्यों है, ये द्रव्य क्यों है, तो आजकल जो पढ़ाया जाता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार है, यही तो कहेंगे। तो और भार और स्थान, जो स्थान घेरता है, बोले कौन स्थान घेरता है, तो बोले द्रव्य स्थान घेरता है, वस्तु स्थान घेरती है। भार किस में होता है, बोले वस्तु में, द्रव्य में भार होता है, यही तो कहेंगे।
चूंकि हमें यहां पर पता है, हमें ये पता है ये द्रव्य है और हमें गुणों का भी पता है, अब दोनों को समझा रहे हैं, इसलिए ये राम और श्याम के अनजान घरों की तरह से कथन नहीं है। राम और श्याम के घर पता है और तब हम किसी को समझा रहे हैं, उस तरह का ये उदाहरण है। जब कुछ नहीं पता होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से एक को समझाने लगे, तो वो अन्योन्य आश्रय दोष आता है। ये उस पर आश्रित है, ये इस पर आश्रित है। स्वतंत्र रूप से हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन द्रव्य और गुण का हमें स्वतंत्र रूप से ज्ञान होता है। अब उसके बाद में इसको समझाया जा रहा है कि इनमें आपस में संबंध क्या है, इसलिए कोई ये अन्योन्य आश्रय दोष या उस तरह का राम श्याम घर वाला नहीं बनेगा। और कोई? ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। आठवें अध्याय का प्रथम आनेक, पृष्ठ संख्या 109। पिछली कक्षा में हमने 9वें सूत्र तक देख लिया था। 9वें सूत्र में यह बताया गया था कि जो दो ज्ञान हो रहे हैं, द्रव्य का जो ज्ञान हो रहा है वो गुण के ज्ञान पर आश्रित है, इसलिए गुण का ज्ञान और द्रव्य का ज्ञान, इनमें परस्पर कारण कार्य संबंध है। ठीक है। अब इसके आगे की बात है कि और भी बहुत सारे ज्ञान हमारे को होते हैं, एक के बाद दूसरा। जैसे यहां पर 9वें सूत्र में बताया श्वेत गुण का ज्ञान और फिर श्वेत द्रव्य का ज्ञान, तो दो ज्ञान आगे पीछे हुए हैं, और आगे पीछे होने से हम इनमें कारण कार्य संबंध मान रहे हैं। तो आगे पीछे ज्ञान तो और भी बहुत सारे होते हैं। पहले मैंने इस वस्तु को जाना, इस पत्थर को जाना, फिर मैंने इस लेखनी को जाना, देखा, पहले मैंने एक व्यक्ति को देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा। इनसे संबंधित जो ज्ञान है वो मेरे मन में होते जा रहे हैं, बुद्धि में आते जा रहे हैं। इनमें भी क्रम है, पहले इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना। क्या इनके बीच में भी कारण कार्य संबंध है? आगे पीछे क्रम को देखने से, जैसे पीछे हम कारण कार्य संबंध बना रहे हैं, तो क्या हर ज्ञान में जो कि आगे पीछे हो रहा है वो परस्पर कारण कार्य संबंध वाला होता है? इसके स्पष्टीकरण के लिए 10वां सूत्र है, देखिए भूमिका। अथच यथा गुण गुणिनो पौर्वापर्य व्यवहारे, गुण और गुणी में जो पूर्व और अपर का व्यवहार होता है, और वो कारण कार्य बुद्धियो, और वहां पर व्यवहारिक पौर्वापर्य व्यवहारिक कारण कार्य बुद्धयो भवंती, कारण और कार्य बुद्धि भी वहां पर उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। तथा द्रव्येषु न इत्याह, द्रव्यों में जो परस्पर ज्ञान होता है वो वैसा नहीं होता है। उसके लिए कहा 10वां सूत्र, द्रव्येषु अन इतरेतर कारण, द्रव्यों में जो ये ज्ञान होता है वो इतरेतर कारण नहीं होते हैं, एक दूसरे के कारण नहीं होते हैं, अन इतरेतर कारण। भाष्य देखिए, द्रव्येषु तु खलु द्रव्य बुद्धयो, द्रव्य ज्ञानानि, द्रव्यों में तो द्रव्य की बुद्धि यानी द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य बुद्धि का है चाहे द्रव्य का ज्ञान का है, एक ही बात है। क्या होता है? घटः पटः कटः, घड़ा, कपड़ा, चटाई, ऐसे 3 उदाहरण दे दिए। इत्यादि ज्ञानानि बुद्धयो वा, इस ये जो ज्ञान है या बुद्धि है, न खलु अन्योन्य कारणः परस्पर कारणी भूतावा, ये एक दूसरे के कारण नहीं है, परस्पर कारण भूत नहीं है, कारण रूप नहीं है ये। क्यों? यत्र ही द्रव्यम लिंगत्वेन उपादीयते तत्रैव तत्कारणत्वम भजते, जहां द्रव्य लिंगत्व के रूप में लिया जाता है वहीं पर वह द्रव्य कारण को प्राप्त होता है, जाने न अन्यत्र, दूसरी जगह नहीं होता है। लिंगत्व के रूप में कैसे? द्रव्य को भी लिंग के रूप में कहा जाता है। कहें कि भाई आर्य समाज मंदिर कहाँ है यहाँ पर, तो देखो वो ओम का झंडा जहां लगा हुआ है वो आर्य समाज मंदिर है। अब ये जो ओम का झंडा है ये एक द्रव्य को बताया गया और उससे संकेतित किया गया आर्य समाज को, ये मंदिर आर्य समाज मंदिर है। अब यहां पर झंडे का ज्ञान आर्य समाज के ज्ञान में कारण बन रहा है। झंडा ये एक द्रव्य है, आर्य समाज मंदिर ये एक द्रव्य है, तो एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण बनता है। वो कहां बन सकता है? जहां लिंग के रूप में हो, संकेत के रूप में, चिन्ह के रूप में हो कि भाई स्वामी जी कौन से हैं? वो लाल कपड़े वाले स्वामी जी। अभी जो लाल कपड़ा है ये द्रव्य है, और इस द्रव्य का ज्ञान, लाल कपड़े, इस द्रव्य का ज्ञान स्वामी जी वो जो व्यक्ति हैं उस द्रव्य के ज्ञान में कारण बन रहा है।
तो द्रव्य द्रव्य के ज्ञान में कारण कब बन सकता है? जब वो द्रव्य संकेत चिन्ह के रूप में कथन किया जा रहा हो, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा यत्र ही द्रव्यम लिंगत्वेन उपादीयते तत्रैव तत्कारणत्वम भजते ज्ञाने न अन्यत्र, अन्य जगह नहीं होगा। संकेत के रूप में इन्होंने उदाहरण दिया, यथा अयम दंडी दंडेन लिंगेन, जैसे कहें कि ये दंडी है, दंडी स्वामी है, तो कैसे? दंड लिंग से। दंडा ये एक संकेत है कि ये जिसके पास डंडा है ये दंडी है, तो डंडा एक द्रव्य है, उससे दंडी का व्यक्ति का ज्ञान हुआ। हस्ते न हस्ती, हाथ वाला है ये हाथी, हस्ती हाथ वाला है, हाथ से। तदुक्तम एवं, जैसा कि पीछे कहा गया था, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम ज्ञानम, द्रव्य में द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा से ज्ञान होता है। तो द्रव्येषु अन इतरेतर कारण, जब अनेक द्रव्यों को स्वतंत्र रूप से हम जान रहे होते हैं, उसमें आगे पीछे का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण नहीं होता है। एक व्यक्ति को जाना, दूसरे व्यक्ति को जाना, तो पहले व्यक्ति को जानना दूसरे व्यक्ति के जानने में कारण नहीं बनेगा। इसी विषय में अगला सूत्र भी दिया, भूमिका देखिए, यह खलु घटपट कटादी नाम क्रमेण ज्ञानम भवती, जो घड़ा कपड़ा और चटाई इनका जो क्रमशः ज्ञान होता है, तत्कथन जाती है कम किम कारण कम वा इति अत्र उच्यते, वो किस प्रकार का है, क्रम तो यहां पर भी है, और किस कारण वाला है, उसका कारण क्या है, तो उसको यहां पर बताया जा रहा है। 11वां सूत्र, कारण अयोगपद्यात कारण क्रमाच घटपटादि बुद्धि नाम क्रमो अल्प विराम न हेतु फल भावात। तो कारण के अयोगपद्य से, अयोगपद्य मतलब एक साथ ना होने से, द्रव्यों का ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष द्रव्य के ज्ञान में कारण है, अर्थ के ज्ञान में कारण है। तो उस कारण का एक साथ न हो पाने से कारण अयोगपत्यात, एक साथ नहीं हो पा रहे हैं वो संयोग। और कारण क्रमाच, और ये जो इंद्रियार्थ संयोग है, इस कारण का क्रम होने से, पहले इस व्यक्ति से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, फिर इस व्यक्ति से, फिर इस वस्तु से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का संयोग हुआ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष एक साथ नहीं हुआ और वो क्रमशः हुआ। कारण क्रमाच, कारण के क्रम के कारण से घटपट आदि बुद्धि नाम क्रम, घटपट कट आदि की बुद्धियों का जो एक क्रम बनता है कि पहले ये है दे जाना, फिर वो जाना, ये जाना, उसमें ये दो कारण है। एक वैसे तो एक तरह से ही है, लेकिन समझने के लिए है कि कारण का एक साथ ना होना और उस कारण का क्रमशः होना, ये घटपट आदि की बुद्धि के क्रम का कारण है। न हेतु फल भावात, न कि हेतु और फल के रूप में। हेतु का मतलब है कारण, फल का मतलब है कार्य, कारण कार्य संबंध की दृष्टि से नहीं है। हेतु फल के भाव के कारण से ये क्रम नहीं है, ये वैसे ही है। भाष्य देखें, अयम घटो अयम पटो अयम कटः इत्यादि ज्ञानानाम यह क्रमो लभ्यते। तो ये घड़ा, ये कपड़ा, ये चटाई, इस प्रकार के ज्ञानों का जो क्रम होता है, एक के बाद एक, ये जो हमारे को क्रम प्राप्त होता है, सखलु वह क्रम कारण अयोगपद्यात सन्निकर्ष आदि ज्ञान कारणानाम, कारणों को खोल दिया इन्होंने। सन्निकर्ष आदि जो ज्ञान के कारण है, उसमें इंद्रियां भी ले सकते हैं, वस्तु ले सकते हैं, सन्निकर्ष ले सकते हैं, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि जो भी ज्ञान के कारण है, उनकी युगपत प्रवृत्ति अभावात, एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से, एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं, युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, मन का ये लक्षण ही बता दिया कि मन एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं कर सकता है। तथा, तो एक बात ये हो गई। दूसरा कहा कारण क्रमात्, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारण से क्रमात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के रूपी जो ज्ञान का कारण है, उसका क्रम होने से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारण से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान का कारण कहा जा रहा है, इसके क्रम से, क्रमात् को आगे खोल दिया, पृथक पृथक क्रमेण प्रवर्तनात्, अलग अलग क्रम से होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये, यानी काल की दृष्टि से ये अलग अलग समय में हो रहे हैं, आगे पीछे। पृथक पृथक क्रमेण प्रवर्तनात् पौर्वापर्यम भवती, पूर्व और पर का भाव होता है, पहले और बाद वाला। न हेतु फल भावात न तो कारण कार्य भावात, ये हेतु फल की जगह पे इन्होंने कारण और कार्य शब्द लिख दिया, क्योंकि हेतु होता है वो कारण कहलाता है, और जो फल है वो कार्य कहलाता है। जैसे वृक्ष कारण है और उस पर फल लग करके आता है, फल बाद में ही आता है। तो कारण और कार्य शब्द को बताने के लिए हेतु और फल शब्द का प्रयोग किया है।
आगे तत्र पूर्वम घट ज्ञानम स्वोत्तर से पट ज्ञान से न कारणम। तो इसमें जो घड़े का ज्ञान हुआ वो अपने से बाद वाले कपड़े के ज्ञान का कारण नहीं बनता है। क्रम भले ही है लेकिन वो घट का ज्ञान पट के ज्ञान का कारण नहीं होता है। न वा उत्तरम पट ज्ञानम पूर्वस्य घट ज्ञान से कार्यम, पलट करके बोल दिया कि ये जो कपड़े का ज्ञान है ये पूर्व घट ज्ञान का कार्य नहीं है। घट का ज्ञान पट के ज्ञान का कारण नहीं है और पट का ज्ञान घट के ज्ञान का कार्य नहीं है। तत्र पौर्वापर्यम ज्ञान से न नियतम, और ये जो इनमें पौर्वापर्य है, ज्ञान का पौर्वापर्य है, ये नियत भी नहीं है। जो श्वेते बुद्धि जो कहा था वहां तो नियत है, पहले गुण का ज्ञान होगा फिर गुणी का ज्ञान होगा, लेकिन घट और पट के अंदर ये पौर्वापर्य नियत नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, पहले पट का ज्ञान हो जाए फिर घट का ज्ञान हो जाए। न नियतम, नियत नहीं है। अल्प विराम घट ज्ञानात पूर्वमो भी पट ज्ञानम भवती, घड़े के ज्ञान से पहले भी कपड़े का ज्ञान हो सकता है। तत्र घटपट आदि ज्ञानेशु न परस्पर ज्ञान अपेक्षा, इससे भी सिद्ध होता है कि इनकी परस्पर एक दूसरे से अपेक्षा नहीं है। यदि घट का ज्ञान होने पर ही पट का ज्ञान होता तो कभी भी घटे के ज्ञान से पहले पट का ज्ञान नहीं हो सकता था। जब जब पट का ज्ञान होता है तो उससे पहले घट का ज्ञान होना आवश्यकता, तब तो कारण कार्य संबंध बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए भिन्न भिन्न द्रव्यों में जो ज्ञान होता है वो कोई केवल उनके कारण के अयोग पद्य से, कारण के क्रम के कारण से ही ऐसा होता है, उनमें परस्पर कारण कार्य संबंध नहीं देखना चाहिए। ये ज्ञान का विषय यहां पर इन्होंने किया। आगे और भी बुद्धि और ज्ञान के बारे में ही दूसरे आनिक में भी चलेगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन।